बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो भी उसकी डिमांड कम नहीं होती, वहीं अगर चॉकलेट का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों? आज इसी चीज को हम लोग समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ग्राफ कैसे एग्जाम में बना के आना आपको ये भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ आंसर कैसे लेकर आना है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ पाए, ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का नाम है। सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम होगा और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड हमारा इंक्रीज होगा। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, या अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड मूव करता है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है डिग्री ऑफ चेंज बताता है कि अगर प्राइस 40% इंक्रीज हो जाता है तो कितने परसेंट डिमांड फॉल होगा। ठीक है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ेगा। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा ये बताता है कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कितना परसेंट गिरेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर आप ये डेफिनेशन लेकर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, डूली के द्वारा दिया गया है, जो कि बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से, या फिर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है उसी को मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है अगर प्राइस में चेंज होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब टी या कॉफी के प्राइस में कुछ भी चेंज हुआ, या फिर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया, तो उससे क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा उसी को मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप का होता है। सबसे पहले तो एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिलेबस में नहीं पढ़ना, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ना है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछे तो बात सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, देखिए ग्राफ बना के समझाती हूँ आपको। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, इन यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे प्राइस। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये प्राइस 10 है यहाँ पे, तो 10 पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइस जब 10 रुपीज है तो यहाँ प्रिवेलिंग प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड आपका इनफाइनाइट है। क्वांटिटी डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। ये 5, ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी। प्रिवेलिंग प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन बच्चों अगर 10 से अगर थोड़ा सा भी 10.5 भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड बिकम 0। डिमांड क्या हो जाएगा, 0। मतलब प्रिवेलिंग प्राइस पे एट प्रिवेलिंग प्राइस, एट प्रिवेलिंग प्राइस डिमांड
इनफाइनाइट, बट माइन्यूट इंक्रीज इन प्राइस डिमांड बिकम्स जीरो। डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया बात? प्रिवेलिंग प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका इक्वल होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका इक्वल होता है इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और कर्व आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। कर्व कैसा होता है आपका? हॉरिजॉन्टल, ये आप देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये आपका कर्व होता है। ठीक है, ठीक है। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है, ये थियोरेटिकल ही पोर्शन है मेनली। आपको याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के इक्वल होता है और कर्व डिमांड कर्व का क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? प्राइस में चेंज आता है बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, प्राइस में चेंज होगा बट डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। ग्राफ में देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया हम लोगों ने, क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ये मान लेते हैं 30 है, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ पे आपका 5, 10, 15, 20 मान लेते हैं। 15 रुपए पे क्वांटिटी, डिमांड कितना है? 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे प्राइस कितना भी कुछ भी बढ़ जाए, प्राइस घट जाए चाहे बढ़ जाए, बट क्वांटिटी हमारा क्या है? 30 पे ही है। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस में चेंज तो हो रहा है चाहे बढ़े घटे, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा रियल लाइफ में कौन सा क्या एग्जांपल होता है बच्चों? इसका एग्जांपल है इंसुलिन का एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इंसुलिन का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, अब उसको तो जरूरत है, वो तो डिमांड करेगा ही डिमांड करेगा। तो ऐसे जो आपकी एकदम नेसेसिटीज वाली चीजें होती हैं, तो जिसके बिना नहीं काम बनेगा, तो ऐसा डिमांड क्या कहलाता है? इन इलास्टिक डिमांड। ऐसे डिमांड को क्या कहते हैं? इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मतलब डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंज होगा बट डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंसुलिन हो गया, लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गया, लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 होता है। और डिमांड कर्व कैसा होता है? वर्टिकल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर्व कैसा होगा? वर्टिकल टू वाई एक्सिस, और इलास्टिसिटी 0 के इक्वल होता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या मतलब होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा परसेंटेज में कंपैरिजन प्राइस के। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ। ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपीज पे यहाँ प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, 10 रुपीज पे मान लेते हैं 100 यूनिट क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। प्राइस मान लीजिए बढ़ गया 10 से 14 रुपीज हो गया। ठीक है, तो 14 रुपीज पे मान लेते सपोज क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो गया? 60। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व आपका बनेगा, ये क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका हो जाएगा ग्रेटर देन 1। देखिए प्राइस में इतना चेंज आया, मतलब 40% चेंज आया, बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कितना? 60% चेंज आ गया, है ना? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब 60%। यहाँ पे देखिए 60% चेंज आया है क्वांटिटी में, डिमांड में। ये ज्यादा है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। प्राइस में कितना चेंज आया है? प्राइस के
40%। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट आपका आता है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट केस देख लीजिए, लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें जस्ट इसका रिवर्स होता है, मतलब इसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा बट डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है। अब इसको भी ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। मान लेते हैं 10 रुपए प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है, 80 है। 10 रुपीज प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है। अगर प्राइस हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर प्राइस हमारा बढ़ जाता है 10 से मान लेते हैं 14 रुपीज हो गया, 10 रुपीज से मान लेते हैं 14 रुपीज हो गया, ठीक है, 14 रुपीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड में हमारा ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये मान लेते हैं 72 है, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टीपर बनता है, ठीक है, स्टीपर बनता है। और इसमें ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक के केस में कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी अगर कम है, इलास्टिसिटी कम है मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, प्राइस में ज्यादा चेंज आने से। प्राइस भले ही चेंज हो जाए ज्यादा बट डिमांड में बहुत खास चेंज नहीं आएगा, तो कर्व कैसा होगा, स्टीपर। मतलब अगर इलास्टिसिटी कम है तो कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर। और इलास्टिसिटी कम होने की कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब ये इसके एग्जांपल आप देख लीजिए सॉल्ट का। सॉल्ट का प्राइस अगर कम हो भी जाता है तो क्या आप 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच खाना नमक शुरू कर देंगे, नहीं। शुगर का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्या आप, जाहिर सी बात है, अब बहुत ज्यादा तो उसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो जो भी नेसेसिटीज वाली चीज होती है ना, उनका डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है। नेसेसिटीज वाली चीजें, जो डेली यूज की चीजें होती है, नेसेसिटीज वाली चीजें होती है, उनका डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, पेट्रोल हो गया। मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर कम हो भी जाता है तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने लगेगा। मतलब पेट्रोल क्या बहुत ज्यादा थोड़ी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा कंजम्पशन बट ज्यादा नहीं बढ़ने लगेगा, बढ़ता है, ठीक है। या फिर प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो भी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है इन इलास्टिक डिमांड के, रिलेटिवली इन इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मतलब प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ उतना ही परसेंट डिमांड में भी चेंज आएगा। इसका देखिए ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। मान लीजिए P1 प्राइस पे P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है। अब प्राइस P1 से P2 हो जा रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, उतना ही चेंज आएगा। P2 से Q2 बढ़ जाएगा। प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जितना कम हुआ ये डिमांड उतना ही बढ़ा, मतलब कर्व कुछ ऐसा बनता है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस कंडीशन में होता है, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, ठीक है। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही चेंज डिमांड में भी आता है। मतलब अगर 5% आपका प्राइस बढ़ गया है तो 5% क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिमांड 5% ही कम हो जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ चेंज हुआ उतना ही यहाँ पे चेंज हो आएगा। बात समझ में आया, इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और कर्व कैसा बनता है डिमांड कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का 2 मेथड है।
पहला होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड होता है परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, ये कंसेप्ट सबसे पहले मार्शल ने दिया है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। देखिए ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत ज्यादा, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन ए ले देखिए, अगर कमोडिटी का प्राइस 2 रुपए से कम होकर 1 रुपए हो जाता है, ठीक है, तो क्वांटिटी हमारा डिमांड क्या होगा, 2 रुपए पे 10 यूनिट्स खरीदा जा रहा था, अब 1 रुपए पे 20 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब 2 रुपए खर्च करके हम 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, तो कितना खर्च हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 20, 2 इंटू 10 20। अब प्राइस कम हो गया, 1 रुपए हो, तो 1 रुपए में हम कितना यूनिट खरीद रहे हैं, 20 यूनिट्स, तो 1 इंटू 20 20। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल पहले भी 20 रुपए खर्च होता था, अभी भी 20 रुपए खर्च हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा टोटल एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। याद रखना है, याद रखिएगा आप लोग। बी केस देख लेते हैं, प्राइस 2 रुपए से कम होकर 1 रुपए हो जा रहा है, क्वांटिटी 2 रुपए पे हम 10 यूनिट्स खरीदते थे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 इंटू 10 20। अब प्राइस कम हो गया, 1 रुपए हो गया, तो 1 रुपए जब हुआ तो हम 60 यूनिट परचेस करने लगे, तो 1 इंटू 60 60 आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले 20 रुपए खर्च होता था, अब 60 रुपए खर्च होने लगा, तो यहाँ पे देखिए प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, जब प्राइस 2 रुपए था तो 5 यूनिट कमोडिटी परचेस किया जा रहा था, प्राइस 1 रुपए जब है तो कमोडिटी 4 यूनिट परचेस किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 4 4। मतलब यहाँ पे आप देखिए प्राइस कमोडिटी का कम हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। देखिए अगर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइस अगर कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो आप समझ जाइए इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस कम हुआ, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसका उल्टा भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा। मतलब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, किसमें किसमें, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। और जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। और जब टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस घटे बढ़े बट टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज इक्वल टू 1। आप इसे याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ कंज्यूमर परचेज 50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइसेस इज ₹20 पर यूनिट। ठीक है, एक हम लोग टेबल इसको बना लेते हैं, यहाँ पे QX PX टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 50 यूनिट्स दे रखा है ना, यहाँ क्वांटिटी 50 यूनिट्स दिया हुआ है और प्राइस कितना दिया हो, 20 पर यूनिट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 20,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही स्टार्ट्स बाइंग 100 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स टू ₹10 पर यूनिट। मतलब जब प्राइस 20 रुपए से घटकर 10 रुपीज हो गया तब कमोडिटी की डिमांड कितनी बढ़ गई, 100 यूनिट्स। ठीक है, प्राइस 10 रुपीज हो गया, 20 रुपए से घटकर 10 रुपीज हो गया, तो कमोडिटी की डिमांड कितनी हो गई, 100। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या आएगा, 100 इंटू 10,000। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है ना, कांस्टेंट है,
तो हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगा, 1 के। यही बताया ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड। नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये साइन दिखाया गया नेगेटिव रिलेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है उसको लिखते हैं डेल क्यू अपॉन, मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। ठीक है, जब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो डेल क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई, ये पी ऊपर चला जाएगा, पी अपॉन डेल पी। ठीक है, तो मेन परसेंटेज मेथड का यही फॉर्मूला होता है। अब इसको न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डिमांड फॉर अ गुड इज 100 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस इज ₹5। इफ डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो आपको बताना है न्यू प्राइस बताना है। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ गुड इज क्या दिया हुआ, 100 यूनिट्स। ठीक है, डिमांड क्यू आपका दिया हुआ 100, प्राइस आपका दिया हुआ है 5, और बोल रहा है डिमांड अगर क्या हो जाता है, गिर जाता है, मतलब Q1 आपका 75 यूनिट्स दिया हुआ है और P1 आपका पूछ रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका दिया हुआ है -1। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है। डेल क्यू का मतलब क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, और चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P इंटू पी बाई क्यू। ये इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। अब रख दीजिए इस फॉर्मूला पे। Q1 कितना है 75 और Q कितना है 100, P1 कितना है नहीं पता, और P कितना है 5, P5 अपॉन Q कितना है इनिशियल 100। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका दिया हुआ है -1, यहाँ पे साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका -1 दिया हुआ इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इज इक्वल टू, अब इसको रख दीजिए। ये कितना आ जाएगा ऊपर -25, ये कट हो जाएगा। ठीक है, P1 -5 इंटू 1/20। ठीक है, हो जाएगा -25, मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ना, तो 20 P1 माइनस 20 इंटू 5 100। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये करेंगे तो आ जाएगा -20 P1 माइनस माइनस प्लस 100 इज इक्वल टू -25। ठीक है, अब -20 P1 इज इक्वल टू -25 माइनस 100। ठीक है, हाँ, तो -20 P1 इज इक्वल टू -125, माइनस माइनस कट जाएगा, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 125 अपॉन 20। अब इसको काट लीजिए, 5 4 जा 20, 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अब 4 का 25 से आप कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड, 4 6 जा 24, 1, ये 4 2 जा 8, 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 6.25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू क्यू। डेल क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, जो न्यू क्वांटिटी है उसको इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा डेल क्यू। और डेल पी कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, डेल क्यू अपॉन डेल पी। डेल क्यू और डेल पी का मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। और चेंज इन क्वांटिटी आपको कैसे निकालना है, मैंने बताया
न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, और चेंज इन प्राइस न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी से। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए आप, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टिमेट करना है जब टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया हो। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग, प्राइस दिया हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको, तो आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे आप, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर देंगे। ठीक है, तो 500 अपॉन 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 100। खर्च किया 500, प्राइस दिया 5, मतलब हमने कितना यूनिट खरीदा 100 यूनिट्स, है ना। अब इसी तरीके से इसका कर लो 360 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। प्राइस आपका यहाँ पे दिया हुआ है P1, मतलब P1 और ये Q1, कुछ भी कर लीजिए, लिख लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, बस फॉर्मूला पे रख दीजिए। फॉर्मूला में पता है डेल Q अपॉन डेल P इंटू P बाई Q। डेल Q का मतलब क्या होता है, Q माइनस Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P बाई Q। अब रख दीजिए, Q1 कितना है आपका 60, 60 माइनस Q 100, P1 कितना है 6 माइनस P कितना है 5 इंटू इनिशियल प्राइस 5 अपॉन क्वांटिटी 100। ठीक है, कर लीजिए, ये हो जाएगा -40 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 20, इसे कट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा साइन माइनस का लगाना भूल गए, साइन लगा लीजिए भाई, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा वरना। ठीक है, साइन माइनस का लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया -2, मतलब -2 आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सारा जो आज बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल जेकब टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।